ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मैं आपसे बताया कि जेसॉन वायर प्रोटोकॉल से हम इन्होंने सेलेनियम 4 को जो है वो W3C प्रोटोकॉल पे ट्रांसफर कर दिया है। तो उसमें होता क्या था कि पहले जो हमारा क्लाइंट होता था, क्लाइंट से मतलब जो भी हमारा आप समझ लें ऑटोमेशन का कोड होता था, वो सेलेनियम बेसिकली ब्राउजर और आपके कोड के बीच में एक जेसॉन वायर प्रोटोकॉल होता था। ब्राउजर्स जो हैं वो हमेशा से W3C प्रोटोकॉल पे ही काम कर रहे होते हैं। तो लेकिन सेलेनियम जेसॉन वायर पे चलता था, तो वो एक लेयर होती थी जेसॉन वायर प्रोटोकॉल की, जो HTTP के ऊपर जो है वो आपके क्लाइंट से इनपुट लेके, इंफॉर्मेशन लेके और आपके ड्राइवर्स को देती थी, और फिर आपके ड्राइवर जो है वो W3C प्रोटोकॉल की लैंग्वेज में आपके वेब ब्राउजर से बात करते थे। तो वो दानियाल थोड़ा और एक्सप्लेन आपको करेंगे डिटेल में। अच्छा, इन डेप्थ में अगर आपको बताऊं तो सेलेनियम 3 में जेसॉन वायर प्रोटोकॉल इस तरीके से काम करता था। लेट से कि आपने सेंड कीज की एक एपीआई यूज की है, तो इन एपीआई के पीछे जो है वो गेट और पोस्ट की रिक्वेस्ट जो है वो काम कर रही होती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो होती हैं। तो सबसे पहले ये होता था कि आपका जो क्लाइंट है, वेब डेवलपर का जो क्लाइंट है, लेट से कि वो जावा में आपके पास है, तो वो अगर आप एक रिक्वेस्ट हिट करते थे तो आपके पास एक रिस्पॉन्स आता था। उस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट वो एक सेशन आईडी क्रिएट करता था, और फिर विद द हेल्प ऑफ जेसॉन वायर प्रोटोकॉल वो जो है आपके पास वेब ब्राउजर पे आपको चला के देता था फिर वो। तो इन सारे कम्युनिकेशन में जो है वो एक लैगिंग आती थी, क्योंकि हमारे पास जो वेब ब्राउजर्स हैं वो बेसिकली W3C स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही थी वो जेसॉन वायर प्रोटोकॉल के अंदर हो रही थी। तो इसकी वजह से जो है वो फ्लैगीनेस या जो टेस्ट हमारे फट रहे होते थे, वो बहुत सारी रीजंस इस वजह से भी होते थे कि उसको लोकेटर्स नहीं मिल रहा, या लोकेटर जो है वो फाइंड नहीं कर पा रहा वो। तो इसका जो हल जो है वो सेलेनियम 4 के अंदर जो है, फिर वो W3C ये वाली जो लेयर है हमारे पास जेसॉन वायर प्रोटोकॉल की, ये जो है बेसिकली रिप्लेस की है W3C। वेब ड्राइवर ने जो है स्टैंडर्ड्स ने रिप्लेस की है। अब इसके अंदर जो है वो डायरेक्ट आपका क्लाइंट जो है वो W3C से रिक्वेस्ट लेके जाता है, और उस रिक्वेस्ट को जो है वो एग्जीक्यूट कर देता है वेब ब्राउजर के ऊपर। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे पास जो है वो फ्लैकीनेस बिल्कुल खत्म हो गई, और हमारे पास जो है वो टेस्ट जो है वो ज़्यादा और स्मूथ चलने लगे हमारे पास जो है। और यानी कि ये सारे जितने भी एलिमेंट्स से रिलेटेड जो चीज़ें फटती थी वो हमारे पास बहुत ज़्यादा ओवरकम हो गई है। ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी सबसे पहले जो है वो 3.8 से लेके 3.14 सिलेनियम के वर्जन में। इन लोगों ने जो है वो बीटा वर्जन एक लॉन्च किया था अपना W3C वेब डेवलपर प्रोटोकॉल का, 3.8 से लेके 3.14। उसके बाद जो है फिर वो जेसॉन वर्ड प्रोटोकॉल और W3C वेब डेवलपर प्रोटोकॉल ये दोनों को साथ लेके चल रहे थे। लेकिन अब सिलेनियम 4 के अंदर जो है वो सिर्फ एक W3C प्रोटोकॉल के थ्रू ही कम्युनिकेशन चल रही है। जेसॉन वाइड प्रोटोकॉल जो है वो डेप्रिशिएट कर दिया है। तो इस ये जो है सबसे मेजर चेंजेस के अंदर जो है सेलेनियम 4 के अंदर। हाँ, अब ये आर्किटेक्चर लेवल का चेंज है। ये यूजुअली जो अगर आप जैसे यूज करे होंगे तो आपके काम करने के तरीके में, आपकी लोकेटर टेक्निक में, उसमें आपको इतना नहीं फर्क होगा, लेकिन ये आर्किटेक्चरली बहुत बड़ा चेंज है। और इसमें सबसे बड़ा ये होगा कि जो पहले एक समझ लें एक प्रॉक्सी हमारी बनी हुई थी जेसॉन वायर प्रोटोकॉल की, अब उसको हटा दिया, और हमारा क्लाइंट जो है, जो हमारा कोड है, वो अब डायरेक्टली ड्राइवर्स के थ्रू हमारे ब्राउजर से बात कर रहा होगा। और इसका एक फायदा ये है सेलेनियम 4 का जो वेब डेवलपर प्रोटोकॉल है, लेट से कि आपने अपने स्क्रिप्ट जो है वो सारे सेलेनियम 3 के ऊपर लिखे हुए हैं, अगर आप उसको सेलेनियम 4 के ऊपर अपग्रेड कर दें तो 90 या 95% केसेस जो है वो रनिंग कंडीशन में होंगे, यानी कुछ आपके फटेंगे नहीं केसेस जो है अपग्रेड करने के बाद। ये होता है कि वेब ब्राउजर्स जो हमारे पास ड्राइवर्स देता है हमें, जैसे क्रोम का जो है वो क्रोम ड्राइवर है, फायरफॉक्स का जो है वो गीचू ड्राइवर है। तो ये सारे ड्राइवर जितने भी होते हैं ये W3C स्टैंडर्ड के ऊपर बने हुए होते हैं। तो अब जो है हमारी कम्युनिकेशन जब W3C के थ्रू जब हो रही है तो हमारी जो है वो कम फास्ट हो गई, यानी एग्जीक्यूशन जो है फास्ट हो गई। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी बता दे, पूछ ले। नहीं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक और जो मेजर चेंज इन्होंने किया है वो किया है इन्होंने सेलेनियम आईडी का। आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोग जो हैं वो सेलेनियम आईडी से आपको उसका आइडिया है। बेसिकली जब सेलेनियम सबसे पहले लॉन्च हुआ था तो इवन बिफोर वेब ड्राइवर इन्होंने आईडी लॉन्च की थी। तो आईडी बेसिकली क्या थी कि आईडी इन्होंने एक फायरफॉक्स का एक प्लगइन बनाया था, एक एक्सटेंशन थी, और वो एक्सटेंशन जो थी उसके थ्रू वो जो है वो आप रिकॉर्ड एंड प्ले कर लेते थे अपना जो भी सिनेरियो होता था, और उसको फिर आप उसी आईडी के थ्रू रन कर सकते थे। वो आईडी चलती रही, लेकिन जब वेब ड्राइवर इंट्रोड्यूस हुआ था तो फिर उसका यूजेज बहुत कम हो गया था। तो अभी इन्होंने क्या किया, फिर हुआ ये था कि फायरफॉक्स ने अपने एक्सटेंशन के कुछ प्रोटोकॉल चेंज किए थे, और
शहबाज कैसर, हाँ शहबाज। शहबाज क्यों दिए हैं शायद। आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, सवाल हो तो। यार मेरे ख्याल से हम सवालों को ना फिर एंड के लिए रखते हैं, अभी हम एक दफा इसको गो थ्रू पूरा कर लेते हैं प्रेजेंटेशन का ना, क्योंकि फिर वो बीच में टेम्पो ब्रेक होता है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने फिर ये हुआ था कि फायरफॉक्स ने जो है, क्योंकि ये बेसिकली एज अ फायरफॉक्स एक्सटेंशन आती थी सेलेनियम आईडी, तो फायरफॉक्स ने फिर ये किया था कि उन्होंने अपने कुछ एक्सटेंशन के प्रोटोकॉल्स वगैरह चेंज किए थे। अब मुझे नहीं पता वो बहुत ज़्यादा डिटेल में कि उन्होंने क्या चेंज किया था, लेकिन उसकी वजह से हुआ ये था कि सेलेनियम आईडी की जो एक्सटेंशन थी ना वो हो गई थी, ऑब्सोलीट हो गई थी। वो नए फायरफॉक्स के वर्जन 55 और उसके बाद के जो वर्जन थे उनके साथ वो काम नहीं करती थी। अब इन्होंने ये किया है कि इन्होंने सेलेनियम 4 के साथ जो है वो एक बहुत एनहेंस वर्जन जो है वो उसका दोबारा लॉन्च किया है, और उसमें नए मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व किए हैं। जैसे जीयूआई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। पहले वो एक बड़ी पुरानी सी पुराने ज़माने की विंडोज़ जैसी उसकी यूआई होती थी। अब ये इसको थोड़ा रिएक्ट नेटिव और ये वेब वगैरह की जो यूआई होती है उस तरह के उस पर ले गए। इसके अलावा पहले जो है वो एज अ फायरफॉक्स की एक्सटेंशन के तौर पे वो चलती थी। अब उसमें जो है वो इन्होंने इसको एज ए स्टैंड अलोन ऐप भी आप चला सकते हैं। वो इंस्टॉल आपकी फायरफॉक्स की या क्रोम की एक्सटेंशन के ही तौर पे होगी, लेकिन आप वो आपकी एक स्टैंड अलोन ऐप के तौर पे भी चल रही होती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो लोकेटर की बहुत सारी स्ट्रेटजीज पहले से बना के उसमें डाल दी हैं। तो जो लोग नए ऑटोमेशन में आने वाले होते हैं, जिनको थोड़ा लोकेटर स्ट्रेटजी बनाने में मुश्किलात होती हैं, वो इसको बहुत अच्छी तरह यूज़ इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी लोकेटर स्ट्रेटजी बनाते हुए। फिर एक ये किया कि पहले ये सिर्फ फायरफॉक्स की एक्सटेंशन में अवेलेबल होती थी। अब जो है ये इन्होंने क्रोम की भी एक्सटेंशन बना दी है, और हम मेरा ख्याल से सफारी की भी आने वाली है, इस तरह की आ गई है, आई एम नॉट श्योर। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना पूरा जो कोड एक्सपोर्ट की इन्होंने यूटिलिटी डाली है, तो उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। जिस जिस लैंग्वेज में वेब ड्राइवर का हमारे पास अवेलेबल है बाइंडिंग्स, तो इन्होंने किया ये है कि जैसे ही जो है वो आप अपना जैसे पूरा आपने रिकॉर्ड कर लिया सेलेनियम आईडी के थ्रू सिनेरियो, तो उसके बाद जो है वो आप उसको उस पूरे को वेब ड्राइवर के कोड में एक्सपोर्ट कर सकते हो। और मल्टीपल लैंग्वेजेस उसके अंदर अवेलेबल हैं। जावा भी है और जावा स्क्रिप्ट भी है, और जितनी भी वेब ड्राइवर की बाइंडिंग है वो सारी उसके अंदर अवेलेबल है। तो ये एक अच्छा इन्होंने फीचर इस दफ़ा लॉन्च किया है, जिससे एटलीस्ट मेरे ख्याल से जो लोग ऑलरेडी वेब ड्राइवर पे हैंड्स ऑन है उनको तो शायद इससे इतना नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जो लोग ऑटोमेशन की तरफ नए आने वाले हैं, जो वेब ड्राइवर पे जो बिगिनर्स हैं या न्यूबीज हैं, वो काफ़ी इसका जो है वो मेरे ख्याल से एडवांटेज ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में रिलेटिव लोकेटर्स हैं, तो इन्होंने लोकेटर्स की भी टेक्निक थोड़ी यूज़ की है दानियाल। हाँ अच्छा, इससे पहले जो है मैं एक चीज ऐड कर दूं कि हमारे पास जो सिलीनियम के रैपर के ऊपर जो एपीएम लिखा हुआ है, वो भी जो है W3C प्रोटोकॉल के ऊपर मूव हो गया है विद द वर्जन 1.19। अभी करंटली जो वर्जन चल रहा है 1.21 चल रहा है, उसको हम एपीएम 2.0 कहते हैं। तो अगर आपको जो जो मोबाइल ऑटोमेशन कर रहे हैं वो जो है वो 1.19 से यूज करें तो वो एग्जीक्यूशन उसमें जो है आपको फास्ट मिलेगी। अच्छा, रिलेटिव लोकेटर्स का जो है लेट से कि हम इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि हमारे पास ये ऊपर हेडिंग आ रही है सेलेनियम 4 और नीचे जो है रिलेटिव लोकेटर्स की हेडिंग आ रही है। अगर मुझे इसको ये वेरीफाई करना है कि सेलेनियम 4 के नीचे जो है वो रिलेटिव लोकेटर्स की हेडिंग आ रही है, तो इसका एक आसान तरीका जो है ये इन्होंने रिलेटिव लोकेटर्स के नाम से हमें स्ट्रेटजी बता दी है। इसके अंदर जो है हम इसको डायमेंशन दे देंगे कि बिलो उस लोकेटर का नाम सेलेनियम 4 के नीचे जो है वो फला फला लोकेटर होना चाहिए। सेलेनियम 4 की एक आईडी होगी, रिलेटिव लोकेटर्स की एक आईडी होगी, तो वो आपको एक जो है वो बता देगा कि ये बिलो आ रहा है नहीं आ रहा। फिर आप अपने हिसाब से उसको असर्शन लगा लें कि आपका जो भी टेस्ट केस हो। तो इसके अंदर जो है अब अगर कोई आपको सिलीनियम 4 के ऊपर जैसे लेट से कि कोई चीज़ आपको वेरीफाई करवानी है या राइट में करानी है, लेफ्ट में करवानी है, तो वो सारी चीज़ें जो है आप अपने इजीली रिलेटिव लोकेटर्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ये कोड स्निपेट है। अगर आप ये देखेंगे कि हमने एक आईडी ले ली है स्ट्रिंग के अंदर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट विद टैग नेम हमने ले लिया, लेट से कि सेलेनियम 4 का टैग नेम LI है, और ये अबव जिसके ऊपर हमें उसको लोकेट करवाना है उसकी आईडी दे दी, जिसके राइट में हमें उसको लोकेट करवाना है उसकी हमने आईडी दे दी, और उसका एट्रीब्यूट लेके हमने उसको असर्ट करवा दिया। तो इसी ये तरीके से लेफ्ट ऑफ है, हाँ, राइट ऑफ है, अबव है, बिलो है, ये सारी चीजें जो है हाँ, आप लोकेट हो सकती हैं तो आराम से। अब आप उसको एक ही एलिमेंट के थ्रू की आईडी के थ्रू जो है वो उसके जितने भी आसपास के, मतलब ये जो जैसे लिस्ट अगर आप वेरीफाई करा रहे हैं,
और आपको लिस्ट के ऑप्शन देखने हैं तो उस वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक फीजिबल हो जाएगा ना, बहुत आसानी हो जाएगी इससे कि आपने जो है वो किसी एक एलिमेंट का उसको आईडी दी लिस्ट की, और फिर बाकी ऑप्शन आपने टू लेफ्ट ऑफ, टू राइट ऑफ, अबव या बिलो, इस तरह के जो मेथड्स हैं उसके थ्रू अपना काम करवा लिया। इसमें और भी हैं मेथड्स, ये 4 तो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, इसके अलावा भी हैं, और आप जो है वो इसको देख के और फिर आप जो है वो इसको देख सकते हैं मजीद डिटेल में। ये इसकी सपोर्ट काफ़ी अवेलेबल है, वहाँ पे आपको ये सारी लेकिन चीज़ें ये एक मिल जाएंगी। सर्टेन पिक्सेल्स पे चलता है, यानी कि वो जो उसकी विड्थ और हाइट होती है ना, हाँ ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ऊपर हो बिल्कुल ही नीचे हो, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज डाली है इन्होंने, डेव टूल्स की सपोर्ट। ये जो लोग जो है वो जिनको आइडिया है, तो क्रोम में या किसी भी ब्राउजर में अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं राइट क्लिक करके, तो वो आपको उसके डेवलपर टूल्स ओपन कर देता है। और डेवलपर टूल्स में जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास नेटवर्क का टैब होता है, हमारे पास जो है वो प्रोफाइलर का टैब होता है, हमारे पास जो है वो उसकी डॉम का टैब होता है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक क्लास इसके अंदर ऐड की है डेव टूल्स के नाम से, और उस डेव टूल्स की क्लास से फिर एक्सटेंड हो रही है मजीद मेथड उसके अंदर, और वो उसमें जितने भी टूल्स हैं ना वो आप उसको एपीआई के थ्रू लेवरेज कर सकते हैं। तो आप जो है, आपको लेट से आपका कोई टेस्ट केस है जिसमें आपको जो है वो नेटवर्क कंडीशन, नेटवर्क का मतलब पुअर दिखाना है, 2G पे टेस्ट करना है, या लोकेशन टेस्टिंग परफॉर्म करने में ये चीज़ बहुत काम आएगी कि आपने जो है वो इसके अंदर मेथड्स हैं ऐसे जिसमें हम क्रोम डेव टूल्स की जो है वो इसकी यूज करते हुए मेथड्स, आप जो है ना अपना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे दो तो आपको मैनुअली करने के लिए या कोई और टूल यूज नहीं करना पड़ेगा, कोई थर्ड पार्टी, या आप अपने कोड के थ्रू ही इसकी सेलेनियम 4 की लाइब्रेरीज को यूज करते हुए और आप ये काम अचीव कर सकते हो। तो ये एक बहुत काम की चीज़ है। इसी तरह अगर आपको अपनी वेब की, यानी एक तो हमारी एपीआई लेवल की परफॉर्मेंस होती है ना, और एक हमारी लेट से यूआई लेवल पे हम देख रहे होते हैं स्ट्रेस करके यूआई को कि यूआई हमारी कितना लोड बेयर कर रही है, तो आप उसके लिए ये काफ़ी काम आ सकती है चीज़ कि आपने प्रोफाइलर की टैब को यूज़ कर लिया और उसके थ्रू जो है वो आपने अपने अपने कोड के अंदर ही, यानी कि अब आपको अलग से कोई टूल यूज़ नहीं करना पड़ेगा, कोई और एक्सटेंशन यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, फ्रॉम आपके जो रिग्रेशन सूट होगा या जो भी आपने सूट बनाया हुआ है स्मोक का या रिग्रेशन का या यूआई टेस्ट केसेस का, उसके अंदर से ही थ्रू कोड आप इनकी एपीआईज को लेवरेज करके और ये डेव टूल्स के जितने भी फंक्शंस है ना उसको आप सिमुलेट कर सकते हो। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने सेलेनियम 4 में लॉन्च की है ये चीज़। अच्छा, एक चीज इन्होंने लॉन्च की है कि पहले हमारे पास जो लोग काम करते हैं सेलेनियम 3 पे जिन्होंने काम किया है उनको पता होगा कि यार अगर हमें कोई नई टैब खोलनी होती थी या नई विंडो खोलनी होती थी तो उसके लिए हमें बार बार ड्राइवर का पूरा एक ऑब्जेक्ट बना के, इंस्टेंस बना के, और उसके थ्रू हमें काम करना होता था। लेकिन अभी इन्होंने जो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर ये विंडो और टैब की मैनेजमेंट कर दी है। दानियाल आपको और डिटेल में बताएंगे इसके बारे जी, में। मोस्टली पहले ये होता था कि हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज कर रहे होते थे, बहुत से केसेस में जो है वो न्यू विंडो और न्यू टैब के अंदर जो है वो कंफ्यूज हो जाता था आपका ड्राइवर जो है। तो अब सेलेनियम 4 के अंदर जो है इन्होंने बस एक मेथड दे दिया है, न्यू विंडो बना के जो है आप इसका इंस्टेंस क्रिएट करें विंडो डॉट टाइप डॉट विंडो, विंडो डॉट टाइप डॉट टैब, तो ये आराम से जो है आपकी न्यू विंडो न्यू टैब जितने भी आपको खुलना है वो आराम से, यानी विंडोज मैनेजमेंट का टूल जबरदस्त है सेलेनियम 4 के अंदर, ये आराम से खुल जाती है। इजी टू यूज है, इसके अंदर कोई ज्यादा कोडिंग की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो आपने जैसे देखें इसको नई विंडो खुलवानी है तो इसने स्विच टू करा और न्यू विंडो का मेथड यूज करके उसमें विंडो टाइप विंडो दे दी, और अगर यही जो है ये विंडो टाइप जो है वो टैब दे देगा तो वो नई टैब खोल देगा, और ये विंडो टाइप विंडो दे दी तो ये नई विंडो खोल देगा उस ब्राउजर की। जबकि पहले ये होता था कि पहले आपको पूरा एक ड्राइवर का एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था इंस्टेंस, और उसके थ्रू आपको ये काम करवाना पड़ता था। अब ये डायरेक्ट जो है वो सिंपल ये फंक्शन कॉलिंग के थ्रू ये काम हो रहा है। तो एक फीचर ये था जो हमें लगा कि यार ये लोगों को इसमें थोड़ी हेल्प मिलेगी तो हम इसको वो कर लेते हैं। बाकी ये कुछ और चेंजेस थे जो जिसको आप अपने तौर पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो लोग ग्रिड पे काम करते हैं स्पेशली क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के लिए, जो लोग सेलेनियम ग्रिड यूज करते हैं वो देख सकते हैं, उसमें काफी अच्छे फंक्शंस हैं। फिर कुछ एक्शन क्लास के अंदर मॉडिफिकेशन की है, डॉक्यूमेंटेशन जो है बड़ी जबरदस्त यूआई कर दिया है, जबरदस्त किस्म के शशके डाल के उसमें ना। ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंटेशन थी पहले बड़ा अजीब सा था, जो देख के लोग जो है वो फिर दूसरे थर्ड पार्टी ब्लॉग्स या इस तरह पे ही जाते थे।
लेकिन अभी इन्होंने बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन कर दी है, स्पेशली यूआई। डिजायर्ड कैपेबिलिटीज थी कुछ डेप्लीकेट हुई हैं। इसी तरह जो है वो क्रोमियम ड्राइवर जो है वो उसको एक्सटेंड किया है, जिसमें क्रोमियम ड्राइवर में एच का और क्रोम का अपना ड्राइवर वो कर लिया, तो वो अब अलग से करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक्शन क्लास में ये मॉडिफिकेशन एक मैं ऐड करूंगा कि इसके अंदर जैसे लेट से कि आपके पास जो है आपको हाँ बोलो बोलो। डबल क्लिक करना है अपने किसी एलिमेंट पे, तो ये हम इजीली जो है वो सेलेनियम 4 के अंदर जो एक्शन क्लास है उसके अंदर कर सकते हैं। ये कुछ मॉडिफिकेशन है उसके अंदर। और डिजायर्ड कैपेबिलिटीज जो डेप्रिशिएट हुई हैं उसकी जगह जो है इन्होंने ऑप्शंस अब निकाले, तो वो डिजायर्ड कैपेबिलिटीज की जगह जो है वो ऑप्शंस यूज होंगे अब, जो क्रोम ऑप्शंस, ड्राइवर ऑप्शंस। अच्छा यार गाइस, ये अगर एंड जाए तो यही वाला लिंक आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लेगा, राइट, क्वेश्चन आंसर के लिए। अच्छा यार, मैं इसमें म्यूट, वो कह रहा है कि आप म्यूट आपने पता नहीं किया हुआ है। मैम मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, अब ये रेज हैंड जिनके क्वेश्चन है वो कर लें, तो फिर हम उन्हें अनम्यूट कर अब्दुल देंगे। कादिर के। अब्दुल कादिर के कोई क्वेश्चन? दो अब्दुल कादिर हैं। प्रोड्यूस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। अच्छा, सर मेरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इनसे हटके है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ श्योर यार, पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे सर मुझे ये पूछना है कि ठीक है, आपकी जो मतलब आप लोगों ने जो सेशन रखा है बहुत जबरदस्त है, मेरे लिए तो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मैंने सेलेनियम 3 तक ही काम किया है, उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया काम करना। हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जो एक तो पीएसटीएस के अंदर जो है हम कैसे अपने आप को उसमें मतलब एक तरह से कैसे हम उनके जो है ना मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए मेंबर और एज ए क्या कहते हैं वॉलंटियर। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि मोस्टली कंपनीज में जो है ऑटोमेशन के नाम पर जो है ना ऑटोमेशन होती नहीं है। सो अपने कैरियर पाथ के लिए हम ऑटोमेशन को कैसे सेट करें? अब मुझे अगर कोई वेबसाइट दी जाए तो मैं इजीली सेलेनियम 3 के ऊपर जो ऑटोमेट कर सकता हूँ। इवन साइप्रस के ऊपर भी मैं उसको ऑटोमेट कर सकता हूँ। लेकिन जो मार्केट है उसमें उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से मैंने ना ऑटोमेशन के ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। तो कैरियर के लिए इसको कैसे फोकस किया जाए और क्या स्ट्रेटजीज बनाई जाए कि अपने आप को आप एक अच्छे आर्किटेक्चर लेवल पे लेके जा सके? और पीएसटीएस के अंदर जो हम कैसे एज ए मेंबर एज ए वॉलंटियर कैसे आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं? थैंक यू। पीएसपीएस का तो ये है कि मेंबर या वॉलंटियर जो है वो यूजुअली होता है, ये है कि जब भी कोई इवेंट होता है ना, तो हम जब इवेंट अनाउंस करते हैं तो उसी वक्त ही हम कह देते हैं कि यार जो लोग वॉलंटियर करना चाह रहे हैं वो कांटेक्ट करते हैं। तो उसमें जैसे पीएसटीएस में मैं इन्वॉल्व होता हूँ, दानियाल होता है, शहबाज हैं वो होते हैं, सिस्टम में मादुल हक हैं वो होते हैं। तो ये लोग होते हैं, आप इनमें से किसी को भी आप कांटेक्ट करके और आप इनसे कह सकते हैं कि यार मैं वॉलंटियर करना चाह रहा हूँ। एक जर्नल भी हमारे पास अनाउंसमेंट हो जाती है जो पीएसटीएस के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक पर है, लिंक्डइन पर है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पे अनाउंस हो जाता है। तो आप उसके थ्रू आप कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जहां तक आपने उसकी बात करी, तो यार ये तो देखें अब डिपेंड करता है, लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट जो है ना इस वक्त, अभी तो ऑटोमेशन की काफी डिमांड है। स्पेशली जो बहुत सारे स्टार्टअप्स, लोकल स्टार्टअप्स हैं, अच्छी अच्छी फंडिंग सबको मिली हुई है, और प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज हैं वो ये मतलब चाह रही हैं कि हाँ यार हम लोग अपनी जो डिलीवरी साइकिल्स हैं उसको फास्ट करें। और डिलीवरी साइकिल्स को फास्ट करने का जो है वो मैनुअल टेस्टिंग के थ्रू आप एक लिमिट तक ही कर सकते हो। जब आपके पास रिग्रेशन के सूट के अंदर आपके पास 1000, 1500, 2000 केसेस पड़े हुए हैं, तो अगर आपका बंदा हर रिलीज से पहले वो 1000, 1500 केसेस चलाएगा, तो ऑफ कोर्स वो फिर आपकी डिलीवरी साइकिल डिले होना ही होना है। और फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज लेने के लिए मार्केट में हर प्रोडक्ट ये चाहती है कि यार हमारी प्रोडक्ट सबसे पहले मार्केट में कंज्यूमर के हाथ में पहुंचे, तो और क्वालिटी के साथ पहुंचे ऑफ कोर्स। तो वो चीज अचीव करने के लिए मेरे ख्याल से तो अभी काफी है। लिंक्डइन वगैरह पे भी मैं देखता रहता हूँ कि काफी ऑटोमेशन की जॉब्स आती हैं। तो आई गेस अब तो काफी इम्प्रूव हो गई है सिचुएशन। बाकी अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं वहां नहीं भी ऑटोमेशन, तो फिर ये हो सकता है कि यार आप अपने एंड से कुछ सेल्फ लर्निंग करते हुए डिफरेंट जो है वो ट्यूटोरियल्स होते हैं, या डिफरेंट जो है वो आपके पास लोग हैं इस तरह के लिंक्डइन के ऊपर स्पेशली, जो अपने
एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं, प्रॉब्लम छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस शेयर करते रहते हैं। तो आप उनको सर्च करो, उनको फॉलो करो और अपनी सेल्फ लर्निंग करते रहो। मेरे ख्याल से यही एक है इसका जो हल है। यार ये अजमुल हक राइट? जी आलिया भाई कैसे हैं आप, और दानिश भाई? मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी सेलेनियम। सो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास फॉर्म्स के अंदर आई फ्रेम्स होते हैं, तो कैसे हम लोग पेरेंट्स टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट्स आई फ्रेम्स को कॉल कर सकते हैं? थोड़ा इसमें गाइड कर सकते हैं मुझे आप? वो तो आपकी अपने लेट्स, आप मुझे कोई वो देंगे, सिनेरियो देंगे, मुझे करना क्या आपको? आपका फॉर एग्जांपल मेरे पास टेस्ट केस मेरा ये है जिसमें मेरे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी है। जो हमारे पास नेम होता है, सीवीसी होता है और डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, नेम्स होते हैं। तो कभी कभी सिनेरियो होता है कि उसमें एक आई फ्रेम है जिसमें सारी लाइब्रेरीज लगी हुई है, सारी कॉल कर सकता हूँ मैं। लेकिन कुछ आई फ्रेम्स ऐसे हैं जिसमें पेरेंट्स और चाइल्ड का कॉम्बिनेशन चल रहा है कि मेरे नेम की फील्ड बिल्कुल एक अलग आई फ्रेम पे है और सीवीसी मेरे बिल्कुल अलग आई फ्रेम पे है। तो इन चीज़ों को किस तरह सेलेनियम में हैंडल करते हैं हम लोग? यानी मैंने जो किया है वो इजीली कॉन्टेक्स्ट ड्राइवर इनिशियलाइज करवा के जो है वो उसको आराम से स्विच कर लिया था आई फ्रेम के अंदर जो है ना। हमारे पास फौरी के अंदर ये था कि ये क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन खुलती थी, फिर आगे जो है फिर इन्फॉर्मेशन जहाँ ओटीपी डालता था वहाँ पे एक और आई फ्रेम खुलता था। तो वो इजीली स्विच करवा के जो है ना, यानी उसका सेशन मेंटेन करवा के फिर उसको स्विच करवा के वहाँ पे कॉल करवा लिया। लेकिन आप तो एक अलग ओटीपी की एग्जांपल दे रहे हैं, मैं तो उसी फ्रेम के अंदर ही रहना है, नहीं, क्रेडिट हाँ कार्ड वो की उसी इन्फॉर्मेशन डालनी है, मैंने नेम डाला। जो है ना उसके बाद वो नया आई फ्रेम में खुलता था। तो मैं उस आई फ्रेम का सेशन मेंटेन करके जो है ना, अब जैसे लेट से कि मुझे दोबारा से उस स्क्रीन पर जाके ओटीपी डालना है या कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, तो मैं वो सेशन आईडी बना के अपने पास सेव करता था उसका आई फ्रेम की, और उसके बाद दोबारा से स्विच करके जो है उस कॉन्टेक्ट आई फ्रेम के कॉन्टेक्ट में जाके फिर उसको मैं कॉल करवा लेता था। ओके, तो क्या इस तरह के ड्राइवर चल जाता था? यो चल जाता। टाइम एग्जीक्यूशन की एरर आपकी तो नहीं वो देता था? हैंडलिंग के ऊपर होता है बेसिकली, आपके उसके ऊपर होता है कि आप किस तरीके का वो कोड लिख रहे हैं, आप आपकी स्ट्रेटजी क्या है। ओके, थैंक यू। अब्दुल कादिर का सवाल है, अब्दुल कादिर। यार जिसका क्वेश्चन आंसर हो गया ना वो अपना वो लोअर कर ले हैंड, ताकि फिर वो कंफ्यूजन ना हो, ना दानियाल जबरदस्ती कर देगा। अस्सलामुअलैकुम इलिया भाई, दानियल भाई, थैंक यू फॉर द सेशन। अब्दुल कादिर बहुत क्या? मजा आया और इंशाल्लाह हम कंपनी में भी हम मतलब सबको वो करेंगे और उनको अप्रिशिएट करेंगे कि आप आपके पास आके लर्न करें। एक चीज मुझे पूछनी थी सेलेनियम 4 में कि मैंने पढ़ा था कि उसमें जो पेरेंट है वो ऑटोमेटिक निकाल देता है, तो क्या ये है इसमें अवेलेबल? जैसे आपका जो डिव है, डिव के अंदर हमें आइटरेटिव करना था ना कि हम सर्टेन क्लास दे सके उसके एरे के अंदर, तो इसमें मैंने पढ़ा था सेलेनियम 4 में कि वो ऑटोमेटिक उठा लेता है, तो ऐसा कुछ है? ये फैजान बशीर भाई म्यूट कर लें, बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रही है आपकी तरफ से यार। थैंक यू। हाँ अब्दुल कादिर पूछिए। जी, तो मैं ये पूछ रहा था कि इसमें मैंने सेलेनियम 4 में पढ़ा था कि जो डेव है, जो हम डिव्स यूज करते हैं, जो जैसे चाइल्ड पेरेंट होता है, तो वो ऑटोमेटिक उसमें हम अगर पेरेंट का देते हैं तो वो हमें चाइल्ड का दे देता है, ऐसा कुछ है इसमें अवेलेबल? और दूसरा ये पूछना था मुझे कि जैसे साइप्रस में हम पीछे कोड करते हैं और जहाँ सेव करते हैं वो ऑटोमेटिक रन हो जाता है, तो सेलेनियम 4 भी ऐसा कुछ सपोर्ट करता है या हमेशा हमें रन करना पड़ेगा? ऑटोमेटिकली रन हो जाता मतलब? यार ये ना कुछ चक्कर हुआ है, पता नहीं, म्यूट करना पड़ रहा है। ए बी ऑटोमेटिकली रन से क्या मतलब है आपका? जैसे जब मैं कह रहा हूँ कि साइप्रस में हम जो जैसे करते हैं तो हमें पीछे कोड अगर मैं कुछ भी एग्जीक्यूट करता हूँ, जहाँ कंट्रोल एस
मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ तो वो ब्राउजर पे रन हो जाता है। तो वैसे इस पे सेलेनियम 4 पे भी वैसा कुछ है। यार वो तो आईडी का वो है, वो आप साइप्रेस के लिए जो आईडी यूज कर रहे होंगे वो तो उसकी फंक्शनैलिटी होगी, उसका डायरेक्ट साइप्रेस से या नहीं 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 कोई ताल्लुक नहीं नहीं है। नहीं, मैं आईडी नहीं यूज किया, मतलब मैं तो कोड हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम सेलेनियम में करते हैं ना, कि सेलेनियम खुला हुआ है, कोड खुला हुआ है, मैंने कोड में कुछ किया और वो ऑटोमेटिक जो है ना वो ब्राउजर पे रन होना शुरू हो गया।